गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो क्लास 9 के इंडिया एंड द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड जो जो हिस्ट्री का बुक्स है, इस बुक्स का पहला चैप्टर है। और उस चैप्टर के ऊपर हम लोग इससे पहले दो वीडियो में हम लोग उस चैप्टर को डिस्कस किया है। अब ये थर्ड और लास्ट चैप्टर है। यहाँ पर स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे रेन ऑफ टेरर को लेकर, जो 1792 के बाद स्पेशली 1793 के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डायरेक्टरी रूल और उसके बाद दो फ्रेंच रेवोल्यूशन का फ्रांस के सोसाइटी के ऊपर कुछ स्पेशल कैटेगरी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट लेकर आया था, तो इस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। रेन ऑफ टेरर यानी आतंक का शासनकाल। इससे पहले जो दो वीडियो बनाए थे हम लोग, तो जो पहला वीडियो था वहाँ पर स्पेशली 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट करके हम लोग 1791 तक हम लोग डिस्कस किया था। तो वहाँ पर देखा गया था एक चीज़ कि वहाँ पर जो मिडिल क्लास लोग फ्रांस के या बुर्जुआ क्लास लोग जो बोला जाता है, तो उन्होंने कैसे फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम को हटाकर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम को वहाँ पर फॉर्म किया था। अब बात है कि 1791 के बाद से 1792 तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर स्पेशली 1792 के टाइम पीरियड से धीरे धीरे फ्रांस में चेंज हुआ है। वहाँ पर फ्रांस पे जो एकदम से जो लोअर क्लास लोग है, स्पेशली जो वहाँ का जो पीजेंट्स लोग, तो ये पीजेंट्स लोग धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया था। और वहाँ से फ्रांस में जो चीज़ फॉर्म हुआ था वो था कि वहाँ से रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटाया गया, वहाँ से रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया। ये 1792 में हुआ था। अब 1792 के जैसे ही रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ था, वहाँ से धीरे धीरे करके रेन ऑफ टेरर का टाइम पीरियड आना स्टार्ट हुआ। अब ये चीज़ है क्या, इसका तो मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि टेरर मतलब आतंक और रेन मतलब शासनकाल, तो आतंक का शासनकाल। अब बात ये चीज़ है क्या, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। This period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror। मतलब 1793 से 1794 तक जो शासनकाल है, ये शासनकाल को हम लोग रेन ऑफ टेरर कहते हैं। ठीक है। अब बात है कि मैंने बोला 1792 में जाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम को चेंज हुआ है, वहाँ इसके जगह में आया है क्या, उसके जगह में आया है कि जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए। अब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब आए थे, तो वहाँ पर बहुत सारे जो पीजेंट लोग जो ऊपर आए थे, मतलब स्पेशली जो लोअर क्लास लोग एकदम से ऊपर आ गए थे, तो उनके अंदर बहुत उन्होंने क्या किया, अलग अलग उनका पार्टी फॉर्म किया था। अब ये अलग अलग पार्टी का अलग अलग मकसद था। हालांकि सबका ही मकसद एक ही टाइप का था कि हमें अपने अधिकार के लिए लड़ाई करना, लेकिन उनका जो अपने जो मोटिव को सक्सेसफुल करने के लिए उनको जो रास्ता अपनाए थे ना, तो ये रास्ता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। जैसे उस टाइम में एक जैकोबिन क्लब था, एक जिरंडिन क्लब था, ऐसे तरह से बहुत सारे अलग अलग क्लब था। अब जैकोबिन क्लब ये बहुत एग्रेसिव नेचर के बिलीव करते थे, तो जिरंडिन क्लब इतना एग्रेसिव नहीं थे, लेकिन वो भी मतलब थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का थे। तो इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग क्लब फॉर्म हुआ था। अब इनमें से जो सबसे डेंजरस थे वो थे जैकोबिन क्लब। स्पेशली जैकोबिन क्लब जो लोअर क्लास पीपल लोगों को लेकर बनाया गया था, ये पूरी तरह से रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चाहते थे। लेकिन इनका रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे ही उन्होंने क्षमता में आए, उन्होंने पिछले जितने भी लीडर थे ना, इस लीडर को हटा दिया, जो आवाज उठा रहे थे उनको हटा दिया, बाहर के लोगों को अंदर में आना अलाउ करना पूरा मना कर दिया। और उन्होंने सब कुछ सोसाइटी में पूरे सिस्टम को चेंज लेकर आ रहे थे। ठीक है, मतलब जो भी काम कर रहे थे एग्रेसिव नेचर में कर रहे थे, तो इसलिए एक आतंक उस टाइम में आतंक का टाइम पीरियड आ गया था। ठीक है, लोगों के बीच में एक डर पैदा हो गया था, और ये डर ही धीरे धीरे करके जो टेररिज्म या मतलब आतंक टाइप का हुआ है, जो रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। और इसका टाइम पीरियड कितना है, 1793 से 1794 था। Robespierre followed a policy of severe control of and punishment।
तो रोबोस्फियर, इनका लीडर कौन था? रोबोस्फियर थे। रोबोस्फियर क्या किया था? उन्होंने कठोरता से उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था और लोगों को पनिशमेंट देना स्टार्ट कर, मतलब लोगों को पनिश करना। जो पिछले वाले लोग जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे या पिछले वाले लोग जो हमारे अभी तक खिलाफ है, तो उनको पनिश करना स्टार्ट कर दिया। ऑल दोस्त whom he saw as being, तो जिसको वो देखते थे अपने दुश्मन के तरह, बीइंग एनिमीज मतलब अपने दुश्मन की तरह देखते थे, ऑफ द रिपब्लिक, यानी एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था, इस गवर्नमेंट के दुश्मन जो लोग थे, जैसे एक्स नोबेल, मतलब जो पुराने जो नोबिलिटी लोग थे, मतलब 1789 से पहले मैंने बोला था ना, सेकंड स्टेट वाले लोग जो नोबिलिटी लोग थे या फर्स्ट स्टेट वाले लोग जो क्लार्जी लोग हैं, अब तो वो सिस्टम नहीं रहा, लेकिन वो जो एक्स नोबेल्स और क्लार्जी लोग हैं वो वाला लोग, या मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी क्या करते थे, जैकोबिन के जैसे एग्रो मेथड में बिलीव नहीं करते थे, तो ये भी इनका दुश्मन हो गया। इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, और क्या है, उनके पार्टी में भी कुछ लोग थे जो उनका दुश्मन बन गया। अब इतना एग्रेसिव नेचर में चल रहे थे, तो बहुत सारे पार्टी के मेंबर भी बोल रहे थे कि भाई इतना एग्रेसिव नेचर में रात चला था, ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों को मॉडरेट बनना पड़ेगा। तो ये भी ये लोग रोजपेयर के दुश्मन हो गया। Who did not agree with his method, जो उनके मेथड को सहमत नहीं करते थे, तो वो भी उनका दुश्मन बन गया। Were arrested, अब उससे क्या किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, imprisoned, उसको जेल में डाला गया, and then tried by a revolutionary tribunal। अब उसे क्या किया, जो विप्लव या क्रांति के जो ट्रिब्यूनल सिस्टम थे, मतलब वहाँ का जो न्याय सिस्टम थे, उसके अंदर उनको ले आया गया। If the court found them guilty, अब कोर्ट के सामने उसको उठाया गया, अब कोर्ट में अगर वो गिल्टी प्रमाणित हो गए ना, तो दे वर गिलोटिन, अब उसे गिलोटिन में ले आ जाता है। अब एक गिलोटिन चीज है क्या? द गिलोटिन इज अ डिवाइस consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded। तो गिलोटिन उस टाइम में एक फेमस ऐसा एक डिवाइस बन चुका था, जहां पर क्या है कि दो तरह से दो पोल रहेगा, मतलब लेफ्ट साइड में एक पोल रहेगा, राइट साइड में एक पोल रहेगा, राइट दोनों के बीच में ज्वाइंट कनेक्ट किया जाएगा एक लकड़ी से, ठीक है, या एक लोहे के लकड़ी से, लोहे के रॉड से ज्वाइंट किया जाएगा, और उसके ऊपर तुम्हारे जो हेड है, हेड के पोर्शन को उसके ऊपर बांधा जाएगा, मतलब अपना नेक को बांधा जाएगा, जिसके नेक के आगे वाला पोर्शन मतलब हेड वाला पोर्शन बाहर की तरफ रहेगा, इधर बॉडी का पीछे वाला पोर्शन बाहर की तरफ रहेगा। अब तुमने वहाँ का अपना हाथ पैर वहाँ पर बांध दिया। अब ऊपर से क्या होता है कि ऊपर में एक बहुत मतलब ऊपर से एक लोहे का चीज थे जिसे छोड़ा जाता था, वो सीधे आकर तुम्हारे गर्दन के ऊपर गिरता है, उससे क्या होता है तुम्हारा गर्दन कट जाएगा, और जैसे कट जाएगा तुम वहाँ पर तुम्हारा डेथ हो गया, ठीक है। तो ये उन्होंने उस टाइम में डेथ करने का एक मतलब एग्जीक्यूट करने का एक सिस्टम उन्होंने बनाए थे। तो द गिलोटिन ये तो हो गया। इट वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट। अब ये किसके नाम के ऊपर डाला गया था? ये डॉक्टर गिलोटिन के नाम के ऊपर डाला गया था, जो इसको डिस्कवर किया था उस टाइम में। रोबोस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग ए मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस। अब रोबोस्पियर गवर्नमेंट ने क्या किया? रोबोस्पियर गवर्नमेंट में क्या किया? उन्होंने बहुत नया तरीके से बहुत सारे लॉ को लेकर आना स्टार्ट कर दिया, जो पुराने जो उस टाइम में लॉ थे उस लॉ के जगह में। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसके लिए अधिकतम सीमा, ठीक है, सेलिंग मतलब जो है, सेलिंग मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है अधिकतम सीमा। तो उन्होंने वेजेस जो मजदूरी होगा या जो प्राइस होगा, मतलब सामान का जो प्राइस होगा, कीमत होगा, इसका एक अधिकतर सीमा उन्होंने निर्धारित कर दिया था, ठीक है। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन। अब पीजेंट्स को क्या किया जाता था? पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था टू ट्रांसपोर्ट देयर गेन टू द सिटीज। तो फोर्स किया जाता है कि अपने जो संपत्ति है या अपने जो क्रॉप्स वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे शहर की तरफ लेकर आना जाए, एंड सेल इट ऑन प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और उसे बेचा जाए गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित दाम डिसाइड किया गया उसी दाम में उसे बेचने के लिए मजबूर किया गया था। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। तो द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव मतलब सबसे ज़्यादा जो जिसका प्राइस था, जो व्हाइट फ्लोर मतलब सफ़ेद तरीके से जो आटा थे, ठीक है। फ्लोर मतलब FLOUR, फ्लोर मतलब जो आटा। तो आटा क्या होता है? आटा जो खाने के लिए, रोटी बनाने के लिए काम आता है, वही चीज़ बोला जा रहा है। तो इसको भूला गया, ठीक है। व्हाइट वाज फॉरबिडन मतलब अब जो प्राइसफुल जो चीज़ है उसको धीरे धीरे करके उसे फॉरबिडन किया गया, मतलब उसको वर्जित किया गया था, फॉरबिडन, उसे वर्जित किया गया था ताकि लोग उसे यूज ना कर पाए।
ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन। अब जो सभी नागरिक थे कि उनको क्या किया गया था, वर रिक्वायर्ड टू ईट, उनको ये जरूरत था कि टू ईट द पेन डी गैलिट इक्वालिटी ब्रेड, मतलब फ्रांस के जो रोटी के इक्वालिटी, मतलब उनका समान जो चीज थे उसका क्या नाम दिया गया था, डी इगैलिट। ठीक है, डी इगैलिट एक फ्रेंच टर्म है, तो उसका इक्वली नाम दिया गया। तो अब ये चीज लोगों का मतलब रोटी के ऑल्टरनेट हिसाब से वो ये चीज को यूज करते थे। ये लोग मेड ऑफ होल व्हीट, तो ये लोग मेड ऑफ होल व्हीट मतलब पूरी तरह से बना एक पब रोटी टाइप का। ठीक है, तो उन्होंने एक रोटी के बनाने के लिए मतलब ऑल्टरनेट जो सिस्टम थे उस चीज को लेकर आए थे, जो फ्रेंच के उस टाइम के हिसाब से लेकर आए थे। यानी इस लाइन का यही मतलब बोला जा रहा है कि फ्रेंच सोसाइटी में जैसे जैसे करके ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर पूरे सिस्टम में धीरे धीरे करके चेंज लेकर आए थे, और वो चेंज ऐसा हुआ था कि वो रोटी में भी चेंज लेकर आए थे उस टाइम में। ठीक है, इक्वालिटी वाज आल्सो साउट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेसेस। तो जो समानता थे ना, समानता, तो समानता क्या क्या किया गया, वाज आल्सो साउट, तो इसे मांगा गया जाता है, टू बी प्रैक्टिस मतलब इसे प्रैक्टिस किया जाएगा थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच, मतलब ये बोलने का अधिकार के ऊपर भी, और तुम कहाँ रह रहे हो या तुम्हारी पोजीशन क्या है उसके ऊपर भी ये समानता विचार होगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्जियर यानी सर, मॉन्जियर का मतलब जो फ्रेंच में जो सर लोग हैं, मतलब जो पुरुष को जो सर कहा जाएगा, तो इनको फ्रेंच टर्म में इसको मॉन्जियर कहा जाएगा, और मैडम को मतलब जो महिला लोग हैं जिसे मैडम कहते हैं इंग्लिश में, उसे वहां पर मैडम ही कहा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज फ्रांस के ट्रेडिशनल वहां पर थे। तो इसमें क्या हुआ, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हेंसफोर्थ सिटोयन एंड सिटोयनी, तो सभी फ्रेंच के जो महिला और पुरुष थे सबको फ्रेंच के नागरिक माना जाएगा। आप ठीक है, तो सिटीजन, सिटीजन मतलब नागरिक। ठीक है, तो इसको फ्रेंच टर्म में जो पुरुष के लिए यूज किया जाता है सिटोयन, और महिला के लिए यूज किया जाता है सिटोयनी। ठीक है, तो सभी अपना जो महिला हो या पुरुष हो सभी को ही फ्रेंच का नागरिक माना जा रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम धीरे धीरे करके फ्रांस में लेकर आया गया। चर्चेस वर शट डाउन, चर्च को बंद कर दिया, एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिस। अब उसका जो बिल्डिंग था अब इसे धीरे धीरे करके किस में कन्वर्ट किया गया, बैरक्स, मतलब जहां पर सिपाही लोग रहते हैं तो बैरक्स में कन्वर्ट किया गया, या उसे ऑफिस बनाया गया जहां पर सरकारी काम होगा। ठीक है, Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. अब रोबेस्पियर ने क्या किया, रोबेस्पियर इस चीज को अपनाए, उन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज को अपनाए, सो रिलेंटसली। ठीक है, मतलब लगातार बहुत सारे पॉलिसीज को अपनाना स्टार्ट कर दिया, दैट इवन हिज सपोर्टर्स, जबकि उनके जो सपोर्टर्स थे मतलब जो उसको सपोर्ट करते थे वो क्या चाहते थे, बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन, वो इसमें सहयोग चाहते थे, मतलब रोक लगाना चाहते थे। तो रोबेस्पियर क्या करते, एक के बाद एक करके चेंज लेकर आ रहे थे। तो उसके सपोर्टर जो लोग थे, सपोर्टर बोले कि इतना जल्दी चेंज मत लेकर आओ, धीरे धीरे करके उसमें कंट्रोल करो। तो यही चीज वहां पर आया था। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट इन जुलाई 1794। तो अब रोबेस्पियर के खिलाफ जो लोग जाते थे, रोबेस्पियर क्या करते थे, रोबेस्पियर उसका गर्दन काटते थे गिलोटिन के जरिए में। तो फाइनली में क्या हुआ, फाइनली में जो चीज हुआ कि रोबेस्पियर ही वाज कन्विक्टेड, मतलब अब लोग तो धीरे धीरे करके रोबेस्पियर के दुश्मन बनते गए। तो फाइनली उसको मतलब उसको खत्म किया गया था, रोबेस्पियर को ही खत्म किया गया था जुलाई 1794। अरेस्टेड एंड द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलोटिन। अब जिस दिन उसका अरेस्ट किया गया था उसके अगले दिन उसको गिलोटिन में डाला गया था, और जैसे उनको गिलोटिन में डाला गया तो वहां से रेन ऑफ टेरर का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड खत्म हो गया। ठीक है, यानी रोबेस्पियर का मौत के बाद से मतलब जुलाई 1794 में मौत के बाद से रेन ऑफ टेरर खत्म हो गया। नेक्स्ट ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांसेस। अब फ्रांस में डायरेक्टरी रूल के बात किया जा रहा है यहाँ पर। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट, डायरेक्टरी रूल मतलब जो प्रतिनिधि शासन करेंगे फ्रांस में। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। तो जैकोबिन गवर्नमेंट का धीरे धीरे फॉल होना स्टार्ट कर दिया वहां पर। अब जैसे रोबेस्पियर का डेथ हुआ, डेथ के बाद से जैकोबिन गवर्नमेंट का धीरे धीरे उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दिया। अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस। अब ये चीज क्या हो रहा था, ये
समाज का जो नियम है, अगर एक गवर्नमेंट का फॉर्म होता है तो उसके जगह में क्या होता है, दूसरे गवर्नमेंट वहां पर आना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरे तरह के लोग उसके जगह में लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो मिडिल क्लास लोग थे, जिसे पहले हटाकर जैकोबिन गवर्नमेंट आए थे, मतलब मिडिल क्लास लोगों को हटाकर ही तो नीचे वाले लोग धीरे धीरे ऊपर आए थे। तो अब जैसे नीचे वाले लोग धीरे धीरे गिरना लगे स्टार्ट हो गया, तो उसके जगह में मिडिल क्लास लोग फिर से आने लगे और वो पावर को अपने अंदर एकत्रित करना स्टार्ट कर दिया था। ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, तो उस टाइम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, व्हिच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपर्टी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो उसमें ये चीज को डिनाई किया गया था कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, समाज के अंदर जो लोग रहते हैं जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उसको वोट देने का अधिकार भी नहीं है। ठीक है, तो पहले 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आए थे उसमें चेंज लेकर आया था गया था 1789 के बाद, उसमें ये सिस्टम लेकर आए थे कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। फिर 1792 में जाकर फिर से चेंज हुआ, उसमें जो बोला गया कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। अब 1794 में जाकर फिर से चेंज लेकर आया गया और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसके वोट देने का अधिकार भी नहीं है। एक प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ से 2 चुना गया, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, मतलब जो प्रतिनिधि सभा 2 यहाँ से चुना गया। दिस देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब जो विधानसभा या पार्लियामेंट टाइप का जो है, यहाँ से जो अपना प्रतिनिधि जो होगा उसे चुना जाता था, जो जिसे डायरेक्टरी कहा जाता है। एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, जो 5 मेंबर्स से बना होता था और ये क्या करते थे, ये शासन करते थे, ये पूरे जो फ्रांस के जो सिस्टम थे उसको चलाते थे। और ये डायरेक्टरी जो टाइम पीरियड था ना, ये 1795 से स्टार्ट करके 1799 तक था, मतलब 5 से स्टार्ट करके 1719 तक था। ठीक है, तो ये 5 साल तक ये सिस्टम चला था। This was meant as a safeguard against the concentration of power in one man executive in as under the Jacobins। इसमें ये चीज के ऊपर ध्यान देगा, मतलब इसका मतलब ये है कि एज ए सेफगार्ड, तो एज दिस मीन एज ए सेफगार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। तो इसमें ये चीज बोला गया कि आप क्या होगा, मतलब एक रक्षा कवच टाइप का था। सेफगार्ड मतलब रक्षा कवच, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, मतलब पावर को एकत्रित किया जा रहा है इन वन मैन, एक इंसान के ऊपर, एग्जीक्यूटिव एज एन अंडर द जैकोबिन्स। जैसे जैकोबिन में हो रहा था ना, एक व्यक्ति के अंदर में सभी उनका जो पावर वहां पर ही एक सेंटर्ड किया गया था, तो उस चीज को यहाँ पर रक्षा किया जा रहा था। द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ ए मिलिटरी डिक्टेटर। तो यहाँ से क्या हुआ, जो राजनीतिक क्षेत्र में क्या हुआ था कि डायरेक्टरी में क्या किया गया, वहां पर ये चीज पक्का किया गया था कि जैसे मिलिट्री डिक्टेटर वहां से, मतलब जैसे पावर को एक जगह में एकत्रित किया जा रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था, धीरे धीरे करके वहां से मिलिट्री डिक्टेटर आना स्टार्ट कर दिया। डिक्टेटर मतलब जो, मतलब एक नायक तंत्र, तो ये चीज वहां से आना स्टार्ट कर दिया, सामरिक एक नायक तंत्र आना स्टार्ट कर, जिसका नाम क्या था, नेपोलियन बोनापार्टे। तो अब बात है कि रोबोस्पियर के जो रेन ऑफ टेरर जो टाइम पीरियड चला था, उस टाइम पीरियड में भी क्या हुआ था, हालांकि रूल्स अलग सिस्टम है, लेकिन उस टाइम में ऑफिशियली बोला जा रहा है कि पावर सबके हाथ में है, लेकिन अनऑफिशियली है कि पावर रोबोस्पियर के ही हाथ में था। रोबोस्पियर जो बोलता था वही चीज चलता था। अब डायरेक्टरी शासनकाल में भी उसी सिस्टम को दोहराया गया। ठीक है, हालांकि यहाँ पर बोला गया कि वोट देने का अधिकार सिर्फ वेल्दियर पर्सन के पास ही है, लेकिन उसी चीज सिस्टम को वो लोग फॉलो कर देते हैं जो रोबोस्पियर के टाइम पीरियड में है, यानी पावर सेंट्रिक होगा, यानी किसी कुछ गिने चुने बंदों के हाथ में पावर रहेगा, जिससे अब गिने चुने बंदे कहां पर आ रहे हैं, वो डायरेक्टरी शासन में आ रहे हैं, और वो डायरेक्टरी शासन में वो 5 मेंबर रहेगा, जिस 5 मेंबर के हाथ में ही पावर रहेगा। और अब देखा जाए ये 5 मेंबर के अंदर एक मेंबर थे कौन, नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है, और यहां से धीरे धीरे करके मिलिट्री डिक्टेटरशिप आना स्टार्ट कर दिया था। Though all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, and the fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. तो थ्रू ऑल द चेंजेस, मतलब ये सभी चेंज से लेकर, मतलब सभी जो परिवर्तन आए थे जो उस टाइम में गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, तो उसमें क्या देखा गया, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, मतलब लोगों के पास स्वाधीनता रहेगा, आज़ादी रहेगा लोगों के पास, तो ये आदर्श भी लेकर आए थे।
ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के नज़र में, कानून के नज़र में सब लोग समान दृष्टि से देखा जाएगा। वहाँ पर कोई धनी, कोई बड़ा लोग, कोई गरीब लोग, ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा। एंड ऑफ फ्रेटर्निटी रिमेन स्पेयरिंग आइडियाज, और वहाँ पर फ्रेटर्निटी सिस्टम भी लेकर आए थे, मतलब भ्रातृत्व बोध, ठीक है, मतलब सभी लोगों को हम लोग भाई के नज़र से देखेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ भाई के विचार से रहेंगे। ये चीज़ यहाँ पर वही सब आदर्श को यहाँ पर ले आया गया। मतलब ये सभी आदर्श कहाँ से आए थे? 1789 के बाद, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो ये सब आदर्श धीरे धीरे करके राइज करना स्टार्ट कर दिया, ये सभी आदर्श को दोबारा लेकर आया गया था। दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, अब ये क्या करते थे, ये मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया, ये लोगों को मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया कि राजनीतिक तरफ से एक मूवमेंट हो जो फ्रांस में और द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी, और बाद में जाकर ये धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में जाकर ये फैल जाए। तो डायरेक्टरी रूल में भी एक चीज धीरे धीरे करके देखा गया था, ठीक है। और देखा जाए 1705 से 1790 तक जो डायरेक्टरी रूल चला था, ये डायरेक्टरी रूल ही में जाकर नेपोलियन बोनापार्ट के राइज के लिए बहुत ही ज़्यादा रोल अदा किया था, क्योंकि 1799 से धीरे धीरे करके नेपोलियन बोनापार्ट ऊपर आना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से तुम्हारा जो पार्ट है, जो क्लास 10 में नेपोलियन बोनापार्ट का राइज कैसे हुआ और वो कैसे पूरे यूरोप में अपना एम्पायर फैला थे, तो क्लास 10 में जाकर तुम्हारा डिस्कस होगा। तो अभी यही था। तो नेक्स्ट जिस चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो चीज़ है कि डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन। मतलब अभी तक 1789 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1799 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये जो बात है कि यहाँ पर हमें एक चीज़ अभी तक डिस्कस करनी है कि महिलाओं को सच में उनके लिए एक क्रांति लेकर आया गया था उस टाइम में, मतलब महिला को समाज में कि सच में चेंज आए थे उस टाइम में। तो एक बड़ा सा सवाल है, तो इस चीज़ को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। तो पहले क्या होता था, वुमेन्स क्या करते थे, वुमेन्स वो एक सक्रिय पार्टिसिपेंट थे, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे। कहाँ पर? इन द इवेंट्स, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन टाइम में जो भी कोई घटना घटते थे वहाँ पर एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे महिला लोग, ठीक है। विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी, जो समाज में बहुत सारे चेंज लेकर आए थे उस टाइम में फ्रांस के सोसाइटी में। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट would pressurize the revolutionary government। अब वो क्या आशा रखते थे, वो इस चीज का आशा रखते थे कि उनके जो इन्वॉल्वमेंट, मतलब वो जो ये जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, ये इन्वॉल्वमेंट जो क्या करेगा, जो उस टाइम में रेवोल्यूशनरी जो गवर्नमेंट है ना उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स, टू इंट्रोड्यूस मेजर्स, ताकि वो अपने मतलब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट उनके हिसाब से चेंज करे और चेंज करते करते समाज में उनके लिए कुछ सुविधा लेकर आए। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग। तो उस टाइम में क्या होता है कि उस टाइम में अधिकांश जो महिला लोग थे, मतलब ज़्यादातर जो महिला लोग थे ये थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग, तो वो क्या करते थे, तो काम करते थे फॉर ए लिविंग, मतलब रहते रहते काम करते थे वो। तो मोस्ट वुमेन्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे कि महिला लोग काम करते करते वो तो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे और काम करते करते वो अपनी ज़िंदगी को उस टाइम में रोजगार करते थे। दे वर्क एज सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रीज, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट और वेर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्परस पीपल। तो दे वर्क एज सीमस्ट्रेसेस, सीमस्ट्रेस मतलब एज ए प्रोस्टिट्यूट वो काम करते थे, और लॉन्ड्रीज में काम करते थे, या सोल्ड फ्लावर्स, फ्लावर को भी बेचते थे, या फ्रूट्स को बेचते थे, या वेजिटेबल्स बेचते थे एट द मार्केट में, और वेर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, या घर में काम करते थे एज ए हाउस वाइफ जिसे कहा जाता है, इन द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल, या कभी कभी खुद के घर में भी काम करते थे, या कभी कभी दूसरे जो वेल्थियर पर्सन है उसके घर में जाकर ये काम करते थे। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। तो ये जो महिला लोग है ना, डिड नॉट हैव एक्सेस, तो इनके पास इसके पास ये राइट नहीं था कि वो शिक्षा ले सके या कोई भी जॉब के लिए वो ट्रेनिंग ले सके, मतलब महिला के पास उस टाइम में इस चीज़ का परमिशन नहीं था। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स, एकमात्र सिर्फ जो नोबिलिटी लोग थे, तो नोबिलिटी यानी वेल्थियर पर्सन, तो इनके जो बेटियां होते थे इनके पास वो राइट था ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी ऑफ एट ए कॉन्वेंट।
अब उस टाइम में थर्ड स्टेट में जो ओल्डर पर्सन जो लोग होते थे ना, तो जैसे मिडिल क्लास लोग, मैंने बोला मिडिल क्लास लोगों को क्या होता है कि उनके पास पैसा है, उनके पास पावर नहीं था, मैंने बोला था। तो इनके जो बेटियां लोग होते थे, तो इस बेटी को क्या करते थे, इनको कॉन्वेंट में पढ़ाया जाता था। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड ए मैरिज फॉर देम। लेकिन पढ़ाने के बाद रिजल्ट क्या होता था, कुछ भी नहीं, ठीक है। सिर्फ उनको पढ़ाया जाता था इसलिए ताकि वो अच्छी डिग्री ले, और अच्छी डिग्री लेने के बाद उनको अच्छे घर में जाकर उसका शादी हो, तो इसलिए उनको पढ़ाया जाता था। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। तो जो महिला लोग काम करते थे वो क्या करते थे, हैड आल्सो टू केयर देयर फैमिली, तो अपने फैमिली को केयर करते थे। दैट इज कुक, खाना बनाते थे। फेच वाटर, तो पानी भी मतलब पानी लेकर आते थे। और क्वेर अप, तो फेच मतलब पानी लाना, पानी लेकर आते थे। और क्वेव अप फॉर ब्रेड, तो और क्या करते थे, जो ब्रेड मतलब रोटी बनाते थे। और सबसे बड़ी बात, एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, वो अपने जो संतान होते थे, मतलब अपने जो बेटे बेटी थे, तो उस चिल्ड्रन को वो देखते थे। देयर वेजेस वर लोअर देन दोस ऑफ मैन, और उनके जो मजदूरी होता था ना, ये मजदूरी हमेशा होता कि जो पुरुष लोग थे उनसे बहुत ही ज्यादा कम होता था। यानी एक तरफ से देखा जाए उस टाइम में महिला के हालात बहुत ही कम ज्यादा खराब था। अब उसके बाद इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स। अब इसके बाद धीरे धीरे करके महिला लोग ने क्या सोचा, अपने आप को धीरे धीरे करके चेंज करना है, अपने अधिकार के लिए लड़ाई करना है। तो उन्होंने क्या किया, इन ऑर्डर टू डिस्कस, उन्होंने इस चीज के ऊपर डिस्कस करना शुरू किया, और अपने जो अधिकार है उसके लिए उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया, अपनी बात को बोलना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लास, तो उन्होंने अपना जो राजनीतिक क्लब बनाया, और न्यूज़पेपर में भी उन्होंने बनाया, वहां पर बोलना लिखना स्टार्ट कर दिया। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। तो इसी तरह से देखा जाए 60 वुमेन का मतलब 60 महिला लोगों का क्लब बना है अलग अलग फ्रांस के जो शहर थे उस वहां पर। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। तो उस टाइम में क्या है, उस टाइम में क्या था, जो क्रांति को सपोर्ट करते थे या प्रजातंत्र को सपोर्ट करते थे, ऐसा महिला को जो समाज थे ना, ये उनमें से सबसे ज्यादा फेमस थे। मतलब जो अलग अलग क्लब बना था उनमें से ये फेमस थे, जैसे रेवोल्यूशनरी सोसाइटी और रिपब्लिकन सोसाइटी जो वुमेन्स का बना था। One of their main demands was the women enjoyed the same political rights as men। तो इनके अंदर एक का डिमांड क्या था, डिमांड यही था कि पुरुषों को जो अधिकार मिलता है उसका सेम ही महिला को और राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, हालांकि मिलता नहीं था। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen। तो महिला इस बात पे वो डिसअपॉइंट हो गए थे कि 1791 में जाकर जो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया गया था उसमें उनको पैसिव सिटीजन बनाया गया था। पैसिव सिटीजन में मैंने बोला था जो इसके पास वोट देने का अधिकार नहीं है, जो मतलब एज ए रिप्रेजेंटेटिव भी खड़ा नहीं हो सकता, तो वो पैसिव सिटीजन। और दूसरा उसका ऑल्टरनेट क्या था, एक्टिव सिटीजन, जो वोट देने का अधिकार है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो सकता है। तो महिला के पास वोट देने का अधिकार भी नहीं थे, एज ए रिप्रेजेंटेटिव भी खड़ा नहीं हो सकते, तो वो पैसिव सिटीजन हो गया। दे डिमांडेड द राइट टू वोट। तो वो क्या चाहते थे अभी, वो वोट देने का अधिकार चाहते थे। टू बी इलेक्टेड एज टू द असेंबली में वो अपने चुनाव के जरिए में वहां पर आना चाहते थे। एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और राजनीतिक जो पोजीशन है वो पोजीशन को होल्ड करना चाहते थे। ओनली देन दे फेल्ड वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। तो उनको ये चीज समझ में आ गया, अगर ये सब अगर हो सके तो तभी उन महिला के लिए जो अधिकार है उस अधिकार को लेकर आ सकते हैं। मतलब अगर तुम चुनाव में खड़े होकर तुम जीतो, और जीतने के बाद अगर तुम गवर्नमेंट में आ जाओ तो अपने लिए तुम लड़ सकते हो वहां पर। तो महिला को ये चीज समझ में आ गई, तो उन्होंने भी वही चीज किया, उन्होंने उस चीज के लिए लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। इन द अर्ली ईयर्स, पहले क्या होता था, द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉस। तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट क्या करते थे, उन्होंने लॉ बनाते थे दैट हेल्प इंप्रूव द लिव्स ऑफ वुमेन। और ये क्या करता था, महिला को जीवन को जो और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए लॉ बनाया जाता था। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। उसमें क्या किया गया, उसमें बहुत सारे स्टेट के स्कूल उस टाइम में बनाया गया था। और स्कूल का मेन मोटिव क्या होता है उस टाइम में, कि जो लड़की लोग है उसका जीवन को और भी ज्यादा मतलब उनको स्कूलिंग करना कंपल्सरी है ताकि उनको और भी बेहतर जीवन दे सके। Their fathers could no longer force
देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। अगर वो लड़की लोग ना चाहे तो उनके पिताजी उनको जबरदस्ती किसी और से शादी नहीं करा सकते, ठीक है। ये पहले ये सिस्टम था और रेवोल्यूशन गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर ही काम कर रहा था। मैरिज वॉज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट entered into freely and registered under civil law। अब जो शादी करना, इसको क्या किया गया, इसको एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लेकर आया गया ताकि दोनों पक्ष ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करें अपने मर्जी से, और इसको क्या किया, इसको सिविल लॉ के अंदर लेकर आया गया, मतलब नागरिक का जो आइन है उसके अंदर इसको लेकर आया गया। डिवोर्स वॉज मेड लीगल, डिवोर्स देने का अधिकार भी ये लीगली किया गया, एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ वुमेन एंड मेन। आप इसे अप्लाई भी कर सकते दोनों लोग, पहले सिर्फ मेन ही लोग कर सकते थे, लेकिन अभी महिला लोग को भी इसको लिए अप्लाई कर सकते थे। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में ये चेंज आया था कि अभी महिला और पुरुष दोनों ही डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स। अब वुमेन लोग मतलब महिला लोग को क्या सकते हैं, वो जॉब के लिए भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। कुड बिकम आर्टिस्ट भी बन सकते, और आर्टिस्ट मतलब कारीगर भी बन सकते, और रन स्मॉल बिजनेस, और छोटे मोटे जो बिजनेस है वो बिजनेस भी चला सकते हैं। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो वुमेन का जो लड़ाई चल रहा था कि समान जो राजनीतिक जो राइट्स के लिए, हाउएवर कंटिन्यू, ये चीज तो चलता रह रहा था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, जो आतंक का शासन था, द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब। तो नया गवर्नमेंट ने क्या किया, अब धीरे धीरे सभी चीज को क्लोज करना स्टार्ट कर दिया। इसमें स्पेशली क्या हुआ, इसमें ये चीज हुआ कि महिला को जितने भी क्लब है इसको ऑर्डर दिया गया कि इसको क्लोज किया जाए, एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और महिला लोग जो भी काम कर रहे उसको बैन किया जाए। Many prominent women were arrested। इस टाइम में बहुत ही मतलब फेमस महिला लोग, या जो स्पेशली अपने काम के जरिए बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था, जो अपने एक्टिविटीज दिखा रहे थे, इनको क्या किया, अरेस्ट किया गया, एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, और इनको गिलोटिन में डाला गया ताकि इनको मार दिया जाए, ठीक है। तो स्पेशली जैकोबिन क्लब ये चीज क्यों करते थे, क्योंकि वो अपने एगेंस्ट में बोलने वाले जो भी लोग थे उस सबको हटाते थे, और किसी तरह से गिलोटिन के जरिए। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड। जो भी हो, महिला का जो मूवमेंट था ना, उनका जो आंदोलन था स्पेशली वोटिंग राइट्स के लिए, वोट देने के अधिकार और समान जो मजदूरी मिले उनको, तो ये चीज के लिए वो लड़ाई करते जा रहे थे। और ये चला था क्या, द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये अगली 200 साल तक ये बहुत सारे कंट्री में भी ये चीज चला था, पूरे विश्व में। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement। तो वोट मतलब वोट दान के लिए जो अधिकार, इसके लिए जो लड़ाई करना, ये एक आंतरिक आंदोलन बन चुके थे, ठीक है। मतलब ये सिर्फ फ्रांस का एक छोटे से जगह का मतलब आंदोलन नहीं था, ये पूरे विश्व का आंदोलन हो गया। मतलब देखा जाए तो फ्रांस के जो सोसाइटी से ये चीज पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, ठीक है। तो इंटरनेशनल सफ्रेज मूवमेंट मतलब आंतरिक मताधिकार आंदोलन, मतलब सबको मत देने का, अपने बात बोलने का अधिकार है। ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी, अब ये कब हुआ था, ये 19th सेंचुरी के आखिरी के टाइम में, 19th सेंचुरी के आखिरी के टाइम में मतलब 1870 के बाद से स्टार्ट हो रहा था, और उसके बाद अर्ली 20th सेंचुरी, जो अर्ली 20th सेंचुरी मतलब जो 1930 तक ये चीज चला था, 1870 से स्टार्ट करके 1930 तक ये मूवमेंट चलता जा रहा था। The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive। तो इसका एक उदाहरण दे सकते हैं कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज फ्रेंच वुमेन मतलब फ्रेंच के जो महिला लोग चला रहे थे रेवोल्यूशनरी ईयर्स, मतलब जब क्रांति के जो साल चल रहे थे 1789 से 1799 तक, इस समय में was kept alive, ये अभी भी जिंदा है एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। मतलब लोगों को अभी भी ये चीज को क्या कहते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो इनके जो मेमोरी है, इस मेमोरी में अभी भी ये चीज जिंदा है। It was finally in 1946 that women in France owned the right to vote। मतलब जो चीज 1789 से स्टार्ट हो रहा था वो फाइनली जाकर 1946 में, मतलब हमारे आजादी के एक साल पहले, जो फ्रांस के महिला लोगों को पहले वोट डाल करने का अधिकार मिला है। तो मतलब ये मूवमेंट कितने दिन तक चला यहाँ से पता चल रहा है, बहुत साल तक ये मूवमेंट चला। तो
उसके बाद सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट फोर्थ इन ओलंपिक डे गॉग्स डिक्लेरेशन। तो इनमें से चीज है कि सम ऑफ द बेसिक राइट्स मतलब कुछ बेसिक राइट्स के बारे में यहाँ पर बोला जाएगा जो सेट फोर्थ इन ओलंपिक डे गॉग्स। ओलंपिक डे गॉग्स मतलब जो चीज है कि इसके द्वारा जो चीज सेट किया गया, ओलंपिक डे गॉग्स के द्वारा जो चीज सेट किया गया, तो ऐसे कुछ बेसिक राइट्स के बारे में बोला जाएगा। ठीक है, फोर्थ मतलब आगे, तो मतलब ओलंपिक डे गॉग्स के द्वारा जो चीज आगे आए थे, तो ऐसे कुछ बेसिक राइट्स के बारे में यहाँ पर बोला जाएगा जो डिक्लेरेशन उस टाइम में किया गया था। ठीक है, तो ओलंपिक डे गॉग्स मतलब एक पार्लियामेंट का एक सभा जहां पर इस कुछ बेसिक राइट्स के बारे में बोला गया था। ठीक है, कुछ घोषणा हुआ था। तो अब वो बेसिक राइट्स क्या थे? पहला पॉइंट, ये 5 पॉइंट के बारे में यहाँ पर बोलना है। पहला है कि वुमेन इज बॉर्न फ्री, तो महिला लोग वो फ्रीली वो जन्म लेते हैं एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स, और ऑब्वियसली वो मेन के अधिकार के समान है। जैसे मेन लोग जन्म लेते हैं ना, ऐसे भी वुमेन्स लोग जन्म ले रहे। मेन लोग अगर फ्रीली जन्म ले तो वुमेन लोग भी फ्रीली जन्म लेंगे और दोनों का राइट्स इक्वल होगा। दूसरा, द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन, तो सभी जो पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक जो संगठन है, इनका जो मेन मोटिव होगा इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ वुमेन एंड मेन। तो ये होगा कि इस चीज को संरक्षण करे कि महिला और पुरुषों का जितना भी अधिकार है सबको संरक्षण करे और इसको सभी को समान राइट मिलेगा। दिस राइट ऑफ लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड अबव ऑल रेजिस्टेंट टू ऑपरेशन। और ये क्या राइट है? स्पेशली जो मेन 4 राइट की यहाँ पर बोला जा रहा है, जो है लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, और उसके बाद प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति के ऊपर अधिकार, सिक्योरिटी सुरक्षा के ऊपर अधिकार, और अबव ऑल रेजिस्टेंट टू ऑपरेशन मतलब उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध करने का अधिकार। ठीक है, तो ये महिला पुरुष जो भी हो सबको ये चीज मिलना चाहिए, मतलब उनको सबके पास ये चीज होगा। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी से तुम्हें हटाया जाए तो तुम उसके खिलाफ बोल सकते हो, तुम्हें उत्पीड़न करा जाए तो तुम उसके खिलाफ बोल सकते हो। तो ये महिला पुरुष सबके पास ये चीज राइट रहेगा, और ये पॉलिटिकल जो एसोसिएशन है उनको ये चीज देखना पड़ेगा। द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन, सभी जो पावर, ये पावर किसके पास होगा? नेशन के पास होगा, मतलब कंट्री के पास होगा, which is nothing but the union of women and men। अब ये अलग से नेशन नाम का कोई चीज नहीं है। ये नेशन क्या चीज है? नेशन है कि मैन और वुमेन का यूनियन है। ठीक है, जहां पर नारी और पुरुष दोनों मिलाकर जो ये नेशन को चलाएंगे। यानी अब पावर किसके पास होगा? पावर रहेगा नेशन के पास ही रहेगा, और जो नेशन को कंट्रोल कौन कर रहे हैं? नारी पुरुष दोनों मिलाकर। और ऑब्वियसली नारी पुरुष कैसे कंट्रोल करेंगे? अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो चुनेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव जाकर वहां पर जाकर शासन करेंगे, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। यानी इंडियन गवर्नमेंट में जो सिस्टम अभी चल रहा है वही सिस्टम वहां पर भी लेकर आया जा रहा था धीरे धीरे करके। द लॉ शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, तो ये जो आइन लेकर आए, ये जो कानून लेकर आए गए थे, शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल, मतलब ये क्या होगा? ये एक्सप्रेशन होगा, मतलब ये होगा कि जो साधारण जो अधिकार है उसका एक एक्सप्रेशन होगा। मतलब लोगों के पास जो साधारण अधिकार होगा, लोगों के पास जो साधारण चीज होगा, मतलब उनके पास जो कानून होगा उस कानून का एक अपना प्रकाश है, अपना एक्सप्रेशन है। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन शुड हैव ए से, जहां पर सभी महिला और सभी पुरुष नागरिक शुड हैव ए से, वो उनके पास बोलने का अधिकार होगा, आइदर पर्सनली व्यक्तिगत दृष्टि से, और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव, और या अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। मतलब तुम व्यक्तिगत स्तर में भी बोल सकते हो, या तुम जिसे चुन रहे हो उस चुनाव में चुन रहे हो, वो चुनाव में जीतकर आकर वो तुम्हारे होकर वो बोल सकता है। तो ऐसे तरह से भी बोल सकते हो इन इट्स फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पर वही सिस्टम बनाया गया। इट शुड बी द सेम फॉर ऑल, और ये सिस्टम सभी के लिए एप्लीकेबल है, मतलब सबके लिए होगा, यानी वोट दान सिस्टम बोला जा रहा है यहाँ पर। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू ऑल ऑनर्स, यहाँ पर सभी महिला और पुरुष जो नागरिक है इनको इक्वली एंटाइटल्ड, मतलब इक्वली इनको ट्रीट किया जाएगा अपने सम्मान के साथ, एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड विदाउट एनी अदर डिस्टिंक्शंस देन द अदर टैलेंट्स। और यहाँ पर सभी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सभी को नौकरी करने का अधिकार है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, मतलब उनके जो एबिलिटी है। अगर तुम योग्य हो तो तुम्हें नौकरी करने का अधिकार है, तो तुम्हें अपनी योग्यता के हिसाब से तुम्हें नौकरी दिया जाएगा। एंड विदाउट एनी अदर डिस्टिंक्शंस देन दैट ऑफ देयर टैलेंट्स, और
किसी और दृष्टि से तुम्हें शोषण नहीं किया जाएगा। अगर तुम्हारे टैलेंट है और तुम योग्य हो, तुम उसी हिसाब से तुम आगे बढ़ सकते हो। नो वुमन इज एन एक्सेप्शन, इसमें कोई भी महिला व्यतीत नहीं होगा, एक्सेप्शन केस नहीं होगा। शी इज एक्यूज्ड, ठीक है, यहाँ पर उनको भी एक्यूज किया जा सकता है, मतलब उनको भी रोक लगाया जा सकता है, उनके ऊपर उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनको डिटेन इन केस, उनको हिरासत में लिया जा सकता है कोई भी केस के अकॉर्डिंग, डिटरमाइंड बाय लॉ, जो लॉ के अकॉर्डिंग होगा। वुमेन्स लाइक मेन, यहाँ पर पुरुष के साथ साथ महिला का बस भी वही चीज होगा, मतलब उसी भी उनको इक्वल दृष्टि से देखा जाएगा। ओबे द रिगोरियस लॉस, उनको भी लॉ को मानना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर चीज यही चीज बोला है कि कानून सबके लिए समान है। अगर महिला को जो पुरुष को जो अधिकार मिल रहा है तो महिला को वही अधिकार मिलना चाहिए। दूसरे एंगल से देखा जाए, अगर पुरुष को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, मतलब तुम ये अपराध किया तो तुम्हें जो सजा मिलेगा, तो महिला के लिए भी वही चीज एप्लीकेबल होगा। मतलब कानून की दृष्टि से सभी लोग समान हैं। तो धीरे धीरे करके देखा जाए, ये जो 10 साल में थे 1789 से 1799 में 10 साल के अंदर ये धीरे धीरे करके फ्रांस की सोसाइटी में महिला को लेकर जो सोच थे, वो सोच में धीरे धीरे करके ये चेंज आ रहे थे। इसी तरह से और एक मुद्दे को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो मुद्दा भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये चीज है स्लेवरी, ठीक है, यानी गुलामी को लेकर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब ये चीज क्या है, द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से ये धीरे धीरे चीज स्टार्ट हो रहा था कि गुलामी को खत्म किया जाए। तो देखते हैं इसके बारे में हम लोग। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रिजाइन, तो जैकोबिन का जो शासनकाल चला था उस टाइम में, और एक इंपॉर्टेंट जो क्रांतिकार जो सामाजिक क्षेत्र में जो संस्कार किया गया था, यह क्या था, वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, मतलब गुलामी को खत्म किया जाए इन द फ्रेंच कॉलोनीज, फ्रेंच के जो कॉलोनी है, मतलब उनके जो उपनिवेश है, ठीक है। अब ये कॉलोनी कहां पर थे, ऑब्वियसली ये कॉलोनी थे अफ्रीका में और अमेरिका में। तो यहाँ पर जितनी भी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में, फ्रेंच की कॉलोनी में, वहां पर जो स्लेव थे, फ्रेंच के जो स्लेव थे, उस स्लेवरी के सिस्टम को खत्म किया जाए। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, तो ये कैरेबियन में थे, मार्टिनिक में थे, ग्वादेलोप में थे एंड सैन डोमिंगो में थे, ठीक है। स्पेशली मैंने बोल दिया ये अमेरिका और अफ्रीका में आता है। वेर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, यहां से क्या होता था, यहां पर बहुत सारी चीज को यहां पर सप्लाई किया जाता था। क्या क्या चीज, जैसे टोबैको, तंबाकू, इंडिगो मतलब नील, सुगर मतलब जो चीनी, और कॉफी यहां से सप्लाई होता था। बट द रिलक्टेंस of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant shortage of labor on the plantation। लेकिन उस टाइम में क्या था, उस टाइम में जो यूरोपियंस लोग थे, इनको क्या होता था कि ये मतलब ये जमीन में जाकर, मतलब ये सब चीज यूरोप में आ रहे थे, लेकिन जमीन में जाकर इस चीज को लेकर काम करो, मतलब यूरोप में आ रहे थे, वहाँ के जो मतलब वहाँ के जो इंडस्ट्री में इस चीज को लेकर कुछ और चीज फॉर्म किया जा रहा था, ठीक है, और धीरे धीरे करके वो सप्लाई किया जा रहा था। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए तुम्हें मजदूर चाहिए, ठीक है। अगर इंडस्ट्री में कोई नया चीज फॉर्म करना है तो तुम्हें स्पेशली तुम्हें उसकी चीज के लिए लेबर चाहिए, लेकिन कोई यूरोपियन लोग वो उस टाइम में लेबर करने में राजी नहीं थे। वो चाहते थे कि अपने सोसाइटी में जो डेवलप हुआ है उस डेवलप के अकॉर्डिंग हम लोग उसी हिसाब से जी रहे। तो लेबर काम कौन करेगा, मतलब लेबर में अब शॉर्टेज आ गया, और इस चीज को मतलब इस चीज को खत्म मत करने के लिए, शॉर्टेज को हटाने के लिए उस टाइम में फ्रेंच लोग ने किस चीज को अपनाया, वो अपनाए जो कॉलोनी थे, उस कॉलोनी से वहां से लोग लेकर आए और उसको कम पैसे देकर उससे काम कराए, ठीक है। तो इसी तरह से देखा जाए वहां से स्लेवरी सिस्टम लेकर आना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो देखते, सो दिस वाज मेड बाय ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। अब यहां से क्या होता है, यहां से धीरे धीरे करके ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम लेकर आया है। अब कैसे, क्योंकि फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस में मतलब फ्रांस से यूरोप में होता है, उन्होंने क्या किया, अफ्रीका में जाकर उन्होंने अपना कॉलोनी बनाए थे। यूरोप अमेरिका में भी कॉलोनी बनाए थे, तो उन्होंने क्या किया, अफ्रीका में जहां पर उन्होंने कॉलोनी बनाए थे वहां से उन्होंने स्पेशली ये गुलाम लोगों को खरीदते थे और इसको लेकर जाते थे अमेरिका में, और अमेरिका में जाकर ये सब चीज वो लोग प्रोडक्शन करते थे। क्यों अमेरिका में प्रोडक्शन क्यों करते थे, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर कंडीशन है वो इस चीज को प्रोडक्शन करने के लिए एकदम से आदर्श कंडीशन है, मतलब एप्रोप्रिएट कंडीशन है वहां पर। तो उन्होंने उस गुलाम को वहां पर अमेरिका में ले जाते थे, वहां पर इस चीज को प्रोडक्शन करते थे, फिर वहां से वो सामान को लेकर आ जाते थे यूरोप में, यानी फ्रांस में लेकर आ जाते थे। तो इसी तरह से एक ट्रायंगुलर सिस्टम चलता रहता था।
द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी। अब ये कौन सी सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था? ये 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, यानी 1601 से स्टार्ट करके 1700 AD तक, ये 17th सेंचुरी। तो इस टाइम में ये सिस्टम चल रहा था। French merchant sailed from the ports of Bordeaux और Nantes to the African coast। तो उन्होंने क्या किया, फ्रेंच के जो मर्चेंट, उनका जो व्यापारी लोग थे, वो क्या करते थे, सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट तो ऑफ बुडेक्स। ये पोर्ट कहाँ पर आता है? स्पेशली अफ्रीकन जो कोस्टल एरिया है वहां पर ये चीज आ जाता है, मतलब ये पोर्ट्स आ जाता है। तो वहां पर मतलब पोर्ट ऑफ बुडेक्स या नॉन्टेस वहां पर आते हैं। वहां से क्या करते हैं, वहां पर वेयर द बॉट स्लेव्स, वहां से वो स्लेव को खरीदते थे फ्रॉम लोकल चिफ्टेन्स। तो लोकल जो मतलब जो लोकल जो जमींदार लोग या लोकल जो मुखिया लोग थे, उनके पास से उन्होंने स्लेव को खरीदते थे कम पैसे में। ब्रांडेड, उसको ब्रांड दिया जाता था, एंड शैकलेट मतलब उसको बांधा जाता था। ठीक है, मतलब एक एक गुलाम को एक एक ब्रांड के अंदर लेकर आया जाता था और उसको अलग से उसको बांधा जाता था ताकि वो भाग ना जा सके। द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स। अब स्लेव्स को टाइटली पैक किया जाता, मतलब एक चीज के हिसाब से उनको ट्रीट किया जाता था। तो उनको क्या कहता है, शिप में पैक किया गया फॉर द 3 months लॉन्ग वॉयजेस अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन। अब 3 महीने का लंबा जो यात्रा चलता रहता अटलांटिक ओशन के ऊपर से, अफ्रीका से उसे ले आया जाता था अमेरिका में। अमेरिका में स्पेशली कहाँ ले आया जाता था? वेस्ट इंडीज में, आज के दिन में, जो वहां पर जिसको हम लोग कैरेबियन भी कहते हैं। ठीक है, दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर। अब इसको कहां पर बेचा जाता था? इन लोगों को बेचा जाता था प्लांटेशन ओनर। प्लांटेशन मतलब जो रोपण करते, मतलब खेती बाड़ी करने के टाइम में जो वहां पर जो क्रॉप्स को जो प्रोडक्शन करते थे, तो उनके जमीन के जो मालिक होते थे उनके पास ये बेचा जाता है, ताकि जमीन के लोग खुद ना काम करें, वो अपने अंदर जो गुलाम है उस गुलाम से वो काम किया जाए। ठीक है, तो इसी तरह से वो बेचा जाता था। The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar। अब जैसे जैसे क्या किया गया, ये जो स्लेव लेबर थे, मतलब गुलाम के जो लेबर थे, मतलब गुलामी जो लेबर लोग थे, इनको जैसे जैसे शोषण किया जा रहा था, तो इसी तरह से क्या हो रहा था, यूरोपियन मार्केट में शुगर, कॉफी, इंडिगो, इनका डिमांड बढ़ता जा रहा था। ठीक है, क्यों? गुलामों को शोषण किया जा रहा है, उनसे जबरदस्ती काम किया जा रहा है, तो गुलाम क्या कर रहे हैं, ये सब चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं। और जैसे ये प्रोडक्शन होता है, इसे शिप में करके इसे यूरोप में ले जाया जाता था, अमेरिका से। ठीक है, यानी कैरिबियन से अमेरिका में, ये यूरोप में ले जाया जाता है। तो इसी तरह से देखा जाए, गुलामों को शोषण के साथ साथ यूरोप के मार्केट में ये सब चीज जैसे शुगर, कॉफी, इंडिगो, इसका डिमांड बढ़ता जा रहा था। पोर्ट सिटीज लाइक बुडॉक्स एंड नैंटेस own their economic prosperity to the flourishing slave trade। तो स्लेव ट्रेड मतलब गुलामों को लेकर जो ट्रेडिंग सिस्टम चला था, तो वहां से धीरे धीरे करके अफ्रीका में जो बुडेक्स और नैंटेस जो 2 पोर्ट सिटी है, ठीक है, ये दोनों धीरे धीरे करके फेमस हो रहे थे, क्योंकि उनका मतलब ये गुलामों का जो व्यापार चल रहा था ना, इसके ऊपर ही इनका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इसके ऊपर ही डिपेंड था। Throughout the 18th century there was a little throughout the 18th century there was little criticism of slavery in France। अब 18th सेंचुरी में, मतलब जिस सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उस टाइम में धीरे धीरे करके फ्रांस में ये गुलामी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया। द नेशनल असेंबली जो 1791 के बाद से आए थे, हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स, वहां पर बहुत ही लंबा डिबेट हुआ था इस चीज को लेकर, अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोस इन द कॉलोनीज। तो वहां पर इस चीज को बोला गया था कि लोगों का जो अधिकार है इसको और भी ज्यादा स्प्रेड किया जाए, सिर्फ इस चीज को फ्रांस के अंदर सीमित ना रखकर इसको फ्रांस के जो कॉलोनी है और वहां कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी इस चीज को एप्लीकेबल किया जाए, ताकि उनके पास भी अधिकार रहा है। तो बट इट डिड नॉट पास एनी लॉस, लेकिन ये सब बोलने के बाद भी ये लॉ पास नहीं कर पाए। फियरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन, क्योंकि ये डरते थे उनके जो ऑपोजिशन थे, जो बिजनेसमैन थे, whose incomes depend on the slave trade, जिसकी इनकम डिपेंड होता था स्लेव ट्रेड के ऊपर। ठीक है, तो बिजनेसमैन यानी इनके पास पैसा है, तो पैसा मतलब कोई भी चीज को खरीद सकते हैं, तो इनके ऊपर भी इनका बहुत ज्यादा डिमांड था। ठीक है, मतलब बिजनेसमैन क्या करते थे, वही तो स्लेव को अफ्रीका से लेकर कैरेबियन आइलैंड में ले जाते थे और वहां से शुगर, इंडिगो, जो प्रोडक्शन होता है उसे फ्रांस में लेकर आते थे, तो इनके पैसा इसी तरह से रोटेट होता रहता था। तो इसलिए बिजनेसमैन का इनका फायदा था। तो इसलिए बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेंगे कि उनका जो ये लाभदायक जो बिजनेस है इसको खत्म किया जाए।
तो ये हमेशा क्या करते थे, ये हमेशा इस चीज को मतलब खिलाफ जाते थे। It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions। तो फाइनली में क्या हुआ, फाइनली में जो कन्वेंशन आए थे, जो 1794 में आए थे कन्वेंशन, जिसके पहले का हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। पहले नेशनल असेंबली आए थे, उसके बाद धीरे धीरे करके फ्रांस में चेंज आए थे, और वहां पर फाइनली फ्रांस में जो कन्वेंशन सिस्टम आए थे, जो रेन ऑफ टेरर के बाद का टाइम पीरियड, लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स। तो इसमें क्या किया, ऑल सभी स्लेवों को उनको मुक्त किया गया था इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजीशंस, मतलब फ्रांस के जो उनके जो फॉरेन नीति थे उनमें सभी स्लेव को मुक्त किया गया था। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर्स, लेकिन ये खूब ही छोटे टाइम पीरियड के लिए ये सिर्फ एप्लीकेबल हुआ था। 10 years लेटर, क्योंकि 10 साल के बाद में क्या किया नेपोलियन ने, 1804 में नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, नेपोलियन ने दोबारा उन्होंने स्लेवरी को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, क्योंकि नेपोलियन को उनको पूरे यूरोप में आकर उनका एम्पायर फैलाना है, तो उनके लिए चाहिए उनको पैसा, और पैसा कहां से आएगा, बिजनेसमैन के पास से आएगा। तो बिजनेसमैन कैसे पैसा एकत्रित करेंगे, उन्होंने ये स्लेवरी ट्रेड से उन्होंने एकत्रित करेंगे, इसलिए नेपोलियन इस बात को समझा, उन्होंने स्लेवरी ट्रेड को दोबारा लेकर आए थे। प्लांटेशन ओनर्स understood their freedom as including the rights to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest। तो जो प्लांटेशन ओनर थे, ठीक है, अमेरिका में जो प्लांटेशन ओनर थे, जो कैरिबियन आइलैंड में, उनको ये चीज समझ में आ गया कि उनके जो देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोस, तो उनके पास ये अधिकार है कि राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोस। तो अफ्रीका के जो निग्रो थे ना, इनको क्या कर दिया जाए, इनको अपने अंदर जो गुलाम में रखना है, ठीक है, ये वो जो बिजनेसमैन है ना, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट से ये जुड़ा हुआ है। तो इसलिए प्लांटेशन ओनर और भी ज्यादा कर रहे थे कि वो गुलामों को अपने अंदर रख रहे थे, ताकि वो अपना भी फायदा हो, और उसके साथ जब जिसका बिजनेसमैन का जो फ्यूचर जुड़ा हुआ है, तो उस बिजनेसमैन का भी फायदा हो। तो प्लांटेशन ओनर इस चीज को फायदा लेते थे। स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिश्ड, तो फाइनली स्लेवरी को एबोलिश किया गया कौन से साल में, फ्रेंच कॉलोनी में 1848, मतलब बहुत सालों के बाद, जब 1848 में जाकर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था, तभी जाकर ये फ्रेंच कॉलोनी से ये स्लेवरी सिस्टम को फाइनली एबोलिश किया गया। उसके बाद द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, तो क्रांति और हर दिन का जो जीवन काल है उसके ऊपर इसका इफेक्ट क्या था, इसको लेकर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men। तो 1789 के बाद से फ्रांस में बहुत सारे चेंज देखा गया था लोगों के बीच में, वहाँ के महिला के बीच में, वहाँ के जो चिल्ड्रन थे उन चिल्ड्रन के बीच में भी। The revolutionary government took it upon themselves to pass laws। तो revolutionary government क्या किया, उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए थे that would translate the ideals of liberty, जो लिबर्टी के आदर्श, मतलब जो स्वतंत्रता है उसके आदर्श के ऊपर बेस करके, इक्वालिटी के मतलब समानता के आदर्श के ऊपर बेस करके, ये दो आदर्श के ऊपर बेस करके बहुत सारे लॉ बनाए थे। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille सॉरी, तो एक इंपॉर्टेंट लॉ आए थे, महत्वपूर्ण लॉ आए थे, दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल। जैसे ही बास्टिल का डिक्लाइन हुआ था, बास्टिल जो फोर्ट था, उस फोर्ट का जैसे ही डिक्लाइन हुआ था जो 1789 के समर के टाइम में, उसके बाद तुरंत बाद एक लॉ आए थे। वो क्या लॉ था, वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, मतलब सेंसरशिप, जो सेंसरशिप यूज किया कहां पर किया जाता है, आज के दिन में फिल्म में किया जाता है। पहले ये चीज सेंसरशिप यूज किया जाता था कि मतलब न्यूज़पेपर में किया जाता था, कोई भी चीज छापने के ऊपर एबोलिशन किया जाता था, मतलब उसके ऊपर सेंसरशिप लेकर आया गया था। अब उस चीज को एबोलिश किया गया था, मतलब आप कोई भी चीज छाप लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द ओल्ड रिजाइम ऑल रिटेन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, तो पुराने शासनकाल में क्या होता था कि जो भी चीज लिखने वाला जो चीज है और कोई जो भी कल्चरल एक्टिविटीज होता था, जो बुक्स के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, प्लेस के द्वारा पब्लिश किया जाता था, कुड बी पब्लिश किया जाता था, और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। तो जो भी पब्लिश किया जाता था या परफॉर्म किया जाता, इससे पहले किसके पास से परमिशन ले आना पड़ता था, किंग के पास से, 1789 से पहले। तो किंग के पास से पहले सेंसर्स होकर उसको आना पड़ता था, उनके किंग के पास से परमिशन होकर आना पड़ता था। ऑब्वियसली किंग उस चीज को परमिशन देंगे जो उसके खिलाफ ना जाए, तो पहले यही चीज होता था। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो बाद में जाकर जैसे 1791 में जाकर ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन,
यानी जो वहां के जो व्यक्ति और नागरिक के जो अधिकार का जो घोषणा पत्र जब आए थे 1791 में, वहां पर क्या बोला गया, प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट्स। तो यहाँ पर इस चीज के ऊपर जोर दिया गया कि बोलने का और अपने जो मत, अपने जो एक्सप्रेशन को प्रकाश करने का जो अधिकार है ये एक नेचुरल राइट है। इसके ऊपर तुम्हें कभी मतलब इसके ऊपर कोई भी सेंसर नहीं होगा, ठीक है। ये तो इस चीज को लेकर आया गया। अब इसके बाद धीरे धीरे फ्रांस में चेंज आ रहे थे। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस। तो ऐसे करके जैसे जैसे फ्रांस में चेंज आ रहे थे, तो ये एक जैसे पानी फ्लड होता है ना, उस तरह से पूरे टाउन में, ये फ्रांस के पूरे अलग अलग टाउन में ये फैल गया था। फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू कंट्री साइड। तो ये धीरे धीरे पूरे कंट्री में फैल गया था, धीरे धीरे कंट्री के बाहर भी फैलने जा रहा था। They all described and discussed the events, जहां पर सभी चीज को लेकर डिस्कस किया जाता था, एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। जो फ्रांस में जो चेंज आ रहे थे, धीरे धीरे उस चेंज को लेकर यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा था। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट ऑपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पर जो प्रेस है, जहां से जो न्यूज़पेपर छापा जाता था, तो उस प्रेस का आजादी का मतलब क्या था कि सरकार में जो लोग थे उसके ऑपोजिट लोग, जो दूसरी तरह से जो सोच थे, वो लोग भी अपना मत को प्रकाश कर सके, अपने बात को वो बोल सके। तो ये चीज धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिया था। मतलब अब मैं जो बोल रहा हूँ, इसके मुझे खिलाफ जो बात बोल रहे, तो वो भी अपना बात बोल सकता है, मैं अपना बात भी बोल सकता हूँ। ऑपोजिट एक्सप्रेशन भी आना स्टार्ट कर दिया था। इस साइड साउट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजिशन। तो जो अपने अपने साइड में जो लोग हैं ना, वो क्या चाहते थे कि अपने बात को बोले और अपने बात को लोगों को कन्विंस कराने के बारे में वो कन्विंस कराने की कोशिश करें थ्रू द मीडियम ऑफ द प्रिंट। और वो किस चीज के ऊपर बेस करके करते थे, मीडिया के जरिए करते थे। मीडिया ऑफ प्रिंट मतलब प्रिंट मीडिया के जरिए वो करते थे, यानी ऑब्वियसली न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, आर्टिकल्स के जरिए वो काम करते थे, ठीक है। और क्यों करते थे, ताकि लोग मुझे सपोर्ट करें। प्लेस, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जो भी प्ले होता था, नाटक होता था, जो भी गाना होता था, या उस सब के टाइम पीरियड में जो भी चीज एक्टिविटीज होता था, सभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते थे। दिस वाज वन वे दे कुड ग्रैश अप एंड आइडेंटिफाई विथ आइडियाज। तो ये एकमात्र मतलब ये एक तरीका था जहां पर क्या हुआ था, दे कुड ग्रैश अप एंड आइडेंटिफाई विथ आइडियाज। तो ये इसमें क्या करते थे, ये उन्होंने मुट्ठी बनाना स्टार्ट कर दिया था, एंड आइडेंटिफाई विथ आइडियाज सच एज लिबर्टी। और बहुत सारे जो अलग अलग आदर्श थे उसको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, या जस्टिस मतलब न्यायाधिकार, या पॉलिटिकल फिलोसफी। और इस चीज को क्या करते थे, पॉलिटिकल फिलोसफर्स, जैसे राजनीतिक जो दार्शनिक लोग थे, रोट अबाउट द एट लेंथ इन टेक्स्ट। तो उन्होंने क्या किया करते थे, उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया टेक्स्ट में, which only a handful of educated people could read। तो इसी तरह से लिखते थे जैसे मतलब उसको पढ़कर लोग उसके बारे में सीख सकते हैं, ठीक है, मतलब लोग इसको पढ़कर वो जान सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रांस में क्या किया, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आदर्श थे, ये आदर्श धीरे धीरे करके फ्रांस में फैलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी तक हम लोग एक चीज देखा है कि 1799 तक डिक्टेटरशिप रूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद में देखा जाए हम लोग और 3 चीज को लेकर हम लोग यहाँ पर डिस्कस किया है कि फ्रांस में महिला को लेकर वहां पर फ्रांस में 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में कैसे धीरे धीरे करके चेंज आ रहे थे, वहां का स्लेवरी सिस्टम को लेकर कैसे उसको चेंज आ रहा था, उसको कैसे एबॉलिशन किया गया था, और बाद में फ्रांस में जो प्रिंट मीडिया के ऊपर जो सेंसरशिप थे पहले 1799 से पहले, तो उसको कैसे हटाया गया फ्रांस में धीरे धीरे करके। ये प्रिंट मीडिया कैसे फ्रांस में लोगों के बीच में फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो ये अब लास्ट में जो आता है, ये आता है कंक्लूजन। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं इसके बाद में क्या हुआ था। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। तो 1804 में जाकर नेपोलियन बोनापार्ट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को फ्रांस के एम्परर बताया। ही सेट आउट द कॉन्करर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। तो उन्होंने क्या किया, पास के जो यूरोपियन कंट्रीज थे उसको कॉन्कर करना, मतलब उसको जीतना स्टार्ट कर दिया था। दिस
पोजेसिंग डायनेस्टीज, वहां का जो पहले से जो डायनेस्टी थे उस डायनेस्टी को अपने आप से वहां से हटाना स्टार्ट कर दिया एंड क्रिएटिंग किंगडम्स, वहां पर नया किंगडम बनाना स्टार्ट कर दिया था। वेयर ही प्लेस मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, जहां पर वो अपने फैमिली के जो मेंबर थे यानी बोनापार्टे डायनेस्टी के जो लोग थे उसको वहां पर बैठाना स्टार्ट कर दिया था। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, तो नेपोलियन को खुद को क्या देखते थे, वो देखते थे कि वो यूरोप को आधुनिक बना रहे हैं, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आइडियोलॉजी हो रहा है वो आइडियोलॉजी उसके बदौलत धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में फैल रहा था, तो इसलिए वो अपने आप को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप बोलते थे। ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज, उन्होंने बहुत सारे लॉ बनाए थे, इंट्रोड्यूस किया था, सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो अपने जैसे खुद का जो प्रॉपर्टी है मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो इसको प्रोटेक्शन हो, मतलब ये अपनी मेरे पास एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसको कोई छीन नहीं सकता, वो मेरे पास ही रहेगा, तो इसका गवर्नमेंट के पास से एक राइट भी मुझे मिल गया। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड रिजल्ट प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, तो और क्या किया कि जैसे वेट या मेजर सिस्टम है, मतलब जैसे कुछ चीज को हम लोग वेट करें या उसको मेजर करें, तो डिस्टेंस को मेजर करते हैं या वेट को मेजर करते हैं या उम्र को मेजर करते हैं, तो ये अलग अलग जगह में अलग अलग सिस्टम होता था, ठीक है। जैसे फ्रांस में अलग सिस्टम है, पोलैंड में अलग सिस्टम है, जर्मनी में अलग सिस्टम है, ऑस्ट्रिया में अलग सिस्टम है। तो नेपोलियन जैसे ही पूरे यूरोप को उन्होंने जीतना स्टार्ट कर दिया तो उन्हें देखा कि अलग अलग जगह में अलग अलग सिस्टम हो तो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है वेट एंड मेजर को लेकर, तो उन्होंने एक ही टाइप का सिस्टम सभी जगह में ले आना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लोगों के बीच में एकता की भावना भी आना स्टार्ट कर दिया। अब बात है कि मेनी सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर, तो बहुत सारे लोग इसी बात के ऊपर बेस करके नेपोलियन को क्या मानते थे, लिबरेटर, मतलब एक उदारीकरण नेता मानते थे। हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, जो लोगों के लिए आजादी लेकर आ रहे थे। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्सेस, लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम चेंज होने लगे। नेपोलियन जैसे जैसे बहुत सारे कंट्रीज को अटैक करना स्टार्ट कर दिया, वैसे वैसे उस कंट्री के लोग ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि नेपोलियन की जो आर्मी है ये इन्वेडिंग आर्मी है। इन्वेडिंग आर्मी मतलब बाहर के जो अटैक करने वाले आर्मी है, तो बाहर के लोग मानना स्टार्ट कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट को। ही वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू, तो 1804 में जाकर वो अब अपने आप को एम्परर कहा था, उस टाइम से ये प्रोसेस स्टार्ट किया था जो 1815 में जाकर खत्म हुआ था वाटरलू के बैटल के द्वारा, जो इंग्लैंड और प्रशिया के एगेंस्ट में हुआ था, और फाइनली उस बैटल में वो हारे थे। मेनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड एन इंपैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। अब तो नेपोलियन खत्म हो गया 1815 के बाद, लेकिन नेपोलियन के द्वारा जो आदर्श फैले थे पूरे यूरोप में, ये आदर्श धीरे धीरे पूरे यूरोप में तेजी से फैलता गया। यूरोप में पूरा एक चेंज लेकर आ रहे थे, ठीक है। यूरोप के लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फैल गया था। अब फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस में जैसे जैसे एब्सोल्यूट मोनार्की को हटाया गया, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के बाद वहां पर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए, तो ये सब सिस्टम नेपोलियन के द्वारा दूसरे कंट्री में भी फैल गया था। दूसरे कंट्री के लोग भी ये समझ में आ गए थे कि फ्रांस में जो चीज हो रहा है तो हमारे कंट्री में क्यों नहीं होगा, हम भी तो अभी तक हम यहाँ पर राजा के अंडर है, राजा हमें शोषण करे, तो हमें यहाँ पर भी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस आइडियोलॉजी को बेस करके अपने एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से देखा जाए तो अपने एम्पायर के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाना स्टार्ट किया, और ये आइडियोलॉजी कहां से फैला, फ्रांस से फैला। किसके बदौलत फैला, नेपोलियन बोनापार्ट के बदौलत ये फैलना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अब ये लिबर्टी और जो मतलब जो स्वतंत्रता के जो आइडिया थे, आदर्श थे, और डेमोक्रेटिक राइट्स मतलब जो लोकतंत्र के जो अधिकार, ये जो आदर्श थे, ये सिस्टम धीरे धीरे आना स्टार्ट किया, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक बड़ा सा इम्पैक्ट है। तो ये आदर्श धीरे से वो उसके बाद से स्प्रेड होना स्टार्ट किया, और आज भी देखा जाए ये इंडिया में ये चीज है। This spread from France to the rest of Europe, तो ये फ्रांस से पूरे यूरोप में फैल गया था ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी के दौरान, ठीक है। मतलब 19th सेंचुरी मतलब 1801 से स्टार्ट करके 1900 तक, तो यहाँ पर फैलना स्टार्ट करते हैं। Where feudal systems were abolished, जिसके बदौलत क्या हुआ, पूरे यूरोप में वहां पर मेडिवल टाइम पीरियड खत्म हुआ, उसके जगह में मॉडर्न टाइम पीरियड आना स्टार्ट कर दिया था। और इसमें सबसे जगह में कैसे इफेक्ट आए थे,
फ्यूडल सिस्टम के ऊपर। मैंने फ्यूडल सिस्टम क्या था वो पहले मैंने पिछले 2 वीडियो में मैं डिस्कस किया है। तो फ्यूडल सिस्टम धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में खत्म होना स्टार्ट किया। किसके बदौलत? ऑब्वियसली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बदौलत। कॉलोनीज पीपल रीवर्क्ड द आइडिया ऑफ फ्रीडम। तो अब कॉलोनी के जो लोग थे वो भी इस चीज बात पे उन्होंने क्या किया, लड़ाई करना स्टार्ट किया। कौन सा? द आइडिया ऑफ फ्रीडम, मतलब अपने आजादी के लिए लड़ाई करना। फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट ए सोवरेन नेशन स्टेट। तो ताकि वो अपने लिए एक अपने नेशन के लिए स्टेट बना सके, ठीक है। जैसे इंडिया ने करना स्टार्ट किया था कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का राज थे, तो इंडिया के जो लोग ब्रिटिश के अंदर गुलाम थे, तो उन्होंने क्या अपने नेशन के लिए भी अधिकार के लिए लड़ना स्टार्ट किया। कौन से आइडियोलॉजी को बदौलत? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर बेस करके जो आइडियोलॉजी आए थे वो आइडियोलॉजी हमारे यहाँ पर भी आए थे। कैसे आए थे? यहाँ पर देखो, टीपू सुल्तान एंड राममोहन राय are two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France। तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, एक टीपू सुल्तान, दूसरा राममोहन राय। दोनों एग्जाम्पल है जो दोनों ही व्यक्तिगत दृष्टि से देखा जाए फ्रेंच के रेवोल्यूशन के बाद जो आइडियोलॉजी आए थे, ये 2 आइडियोलॉजी इन दोनों को प्रेरणा दी थी और यहाँ से धीरे धीरे करके इंडिया में फैलना स्टार्ट कर दिया था। और इंडिया में जैसे जैसे फैले तो इंडिया के आम जनता को लोगों को भी ये समझ में आ गए थे कि हमें गुलामी के खिलाफ लड़ना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला है यानी द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, तो गुलामी के खिलाफ लड़ना है, तो वहां से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दिया। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इफेक्ट था, ये इफेक्ट बहुत ही ज्यादा, मतलब पूरे सिर्फ यूरोप में नहीं, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसके इफेक्ट आए थे और ये बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए आए थे, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे यूरोप और पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये वीडियो यही तक। आशा करता हूँ कि ये वीडियो में तुम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है और अगर इसमें अगर कुछ खामी हो तो तुमने कमेंट सेक्शन में लिखना, तो ताकि मैं और भी ज़्यादा अपने आप को बेहतर बना सकूं। तो आज वीडियो यही था। नेक्स्ट हम लोग दूसरा एक वीडियो बनाएंगे दूसरे कोई चैप्टर को लेकर, ठीक है। तो अभी यही था। ओके, बाय बाय।